हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोकेम वीडियो क्लासेस पे। आज हम सॉल्यूशन नामक चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक राउल्ट्स के नियम का डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं राउल्ट के नियम से। तो सबसे पहली बात यह है कि जो राउल्ट का नियम है ये द्रवीय विलयन पर कार्य करता है। द्रवीय विलयन, ऐसे विलयन जिनमें विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो, यानी विलेय और विलायक दोनों द्रव होने चाहिए। तो इनसे जो विलयन आपका बनेगा उसे हम बोलेंगे द्रवीय विलयन। खास बात यह है कि ये विलेय और विलायक दोनों बाष्पशील होने चाहिए। विलेय और विलायक दोनों बाष्पशील होने चाहिए। ऐसे विलयन पर राउल्ट का नियम कार्य करता है। तो राउल्ट के नियम को समझने से पहले कुछ सामान्य बातें हम लोग समझेंगे। एक पात्र लेते हैं हम और मानते हैं उस पात्र में हम लोगों ने द्रव को भर रखा है। अब इसकी स्थिति देखें तो ये जो ऊपरी सरफेस है द्रव की, यहाँ पर भी अणु होंगे और इन अणुओं की जो स्थिति है वो इस मध्य के अणुओं से थोड़ी अलग प्रकार की होती है। कैसे, इसको हम देखते हैं। जो सतह वाला अणु है इस पर जो बल है वो कम कार्य करता है और जो द्रव के अंदर वाला अणु है इस पर जो बल है वो चारों तरफ से कार्य करता है। यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये सतह वाला जो अणु है वो द्रव के ये ऊपर वाले रीजन इसमें एयर के कांटेक्ट में है, इसीलिए बल कम कार्य करता है। और बल कम कार्य करने की वजह से इसकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा अधिक होगी किसकी अपेक्षा, जो द्रव के मध्य में अणु है। तो इसे बोलते हैं सतह ऊर्जा। तो अब देखेंगे कि जब ये अणु बाष्पित होंगे, एनर्जी ज़्यादा है, बल कम है, दाब कम है, तो जब ये अणु बाष्पित होंगे तो ऐसे धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ये उड़ जाते हैं, बाष्पित हो जाते हैं और ये पात्र जो है खाली होता रहता है। अगर किसी पात्र को हम भर के रख दें तो इसी तरीके से हम देखेंगे उस पात्र को कुछ समय बाद वो बिल्कुल खाली हो जाएगा, क्योंकि उसके अणु जो हैं धीरे धीरे उड़ जाएंगे। यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग प्रकार की है। अगर हम इस पात्र को बंद कर दें, जो हमारा पात्र अब तक खुला हुआ था इसको बंद कर दें, तो यहाँ पर जो बाष्पित होंगे अणु वो इस पात्र में जमा होंगे, इकट्ठे होंगे और ऐसी स्थिति आएगी जो इसका दाब जो है वो अधिक होने लगेगा। तब ये अणु पुनः वापस इसी द्रव पर दाब लगाने लगते हैं। चूँकि आपका ये द्रव है और इस पे बाष्पित हुए अणु और फिर से इसी पर क्या लगाने लगते हैं, दाब लगाने लगते हैं। तो एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब ये अणु पुनः द्रव में बदलने लगते हैं। किस में बदलने लगते हैं? द्रव में। जब यहाँ का दाब अधिक हो जाएगा तो ये द्रव में बदलेंगे। तो कोई अणु जैसे ही बाष्प बनेगा तो उसी समय कोई अणु द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति पर हम बोलते हैं साम्य स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित हो जाता है? साम्य स्थापित हो जाता है। और यहाँ पर जो दाब लगेगा वो साम्य दाब होगा। अब आइए हम राउल्ट के नियम को समझेंगे आगे। ये समझ में आ गया होगा, इतना उम्मीद करते हैं। अब देखेंगे, अगर कोई पात्र लें, हम एक पात्र लिया है हमने और इसमें द्रव को भरा है, इसमें द्रव को भर दिया है पात्र में और इस पात्र को बंद कर दिया है। चूँकि केवल इसमें द्रव एक है, दूसरा कोई द्रव नहीं है, तो ये शुद्ध है, द्रव एक है, तो इसके अणु धीरे धीरे बाष्पित होंगे और बाष्पित होने के बाद में यहाँ पर इकट्ठे होंगे और उसके बाद में इसी पर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। तो चूंकि शुद्ध द्रव एक है
दूसरा द्रव नहीं है, इसीलिए जो यहाँ पर दाब लगेगा, जो दाब होगा उसे हम नाम देंगे P1 नॉट। जो आपका P1 नॉट है ये शुद्ध बाष्प दाब है। क्या है ये? शुद्ध बाष्प दाब है द्रव एक के लिए। अब दूसरे पात्र में भी हम एक द्रव लेंगे और दूसरे पात्र में जो द्रव होगा इसको नाम दे देते हैं द्रव 2। चूँकि ये भी शुद्ध है तो ये पात्र बंद है और इसके अणु भी बाष्पित होंगे और बाष्पित होने के बाद में फिर से इसी पर दाब लगाएंगे। बाष्पित होंगे, यहाँ पर ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे, तब ये पुनः इसी पर द्रव पर दाब लगाने लगते हैं, इसी द्रव पर दाब लगाने लगते हैं। चूँकि द्रव केवल 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दाब होगा वो शुद्ध दाब होगा P2 नॉट। क्या होगा? P2 नॉट। अब ये P1 नॉट शुद्ध द्रव 1 का बाष्प दाब है, P2 नॉट शुद्ध द्रव 2 का बाष्प दाब है। इन दोनों को हम मिला दें और इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलयन। और इस विलयन में द्रव 1 भी है और द्रव 2 भी है, द्रव 1 भी है और द्रव 2 भी है। तो यहाँ पर बाष्पित होने के बाद में दोनों के अणु बाष्पित होंगे, द्रव 1 के अणु भी बाष्पित होंगे यहाँ पर और द्रव 2 के अणु भी बाष्पित होंगे। और बाष्पित होने के बाद में फिर से जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो इसी पर दाब लगाने लगते हैं। तो दोनों दाब लगाएंगे तो द्रव इसमें 1 भी है और द्रव इसमें 2 भी है, इसीलिए जो दाब लगेगा यहाँ पर द्रव 1 का विलयन में जो दाब होगा उसे हम मान लेते हैं P1। और ऐसे ही जो द्रव आपका 2 है, द्रव 2 का विलयन में दाब जो है इसको हम मान लेते हैं P2। द्रव 1 का दाब P1 और द्रव 2 का दाब हमने मान लिया है P2। चूँकि विलयन है, यहाँ पर जो दाब है वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि दोनों को हमने मिला दिया है, इसीलिए इसे नाम दे देंगे आंशिक दाब भी कह सकते हैं इसे। जो दाब लगेगा वो कैसा होगा? आंशिक दाब होगा। अब हम कैसे मालूम करें कि किसका दाब कम है और किसका दाब अधिक है? इसके लिए राउल्ट ने बताया था कि जिसके मोल अंश अधिक होंगे, मोल अंश X से हम लोग डिनोट करते हैं, तो जिसके मोल अंश अधिक होंगे वो बाष्पित भी ज़्यादा होगा और बाष्पित ज़्यादा होगा तो वो दाब भी ज़्यादा लगाएगा। और जिसके मोल अंश कम है वो बाष्पित कम होगा और वो दाब भी कम लगाएगा। तो ये बताया था। तो सीधे समझ में आ रहा है जो दाब है आपका वो सीधे डिपेंड कर रहा है मोल अंश पे। यहीं पे राउल्ट ने नियम दिया था कि विलयन द्रव 1 के लिए है, द्रव 1 का जो आंशिक दाब है वो डिपेंड करेगा द्रव 1 के मोल अंश के, और मोल अंश को हम मान लेते हैं द्रव 1 के लिए x1। यहाँ पे समझ लेते हैं जो आपके मोल अंश हैं। जैसे द्रव 1 के लिए P1 के लिए मोल अंश हैं आपके x1 और P2 के लिए मोल अंश हैं x2। ठीक है, तो जो मोल अंश द्रव 1 के वो सीधे समान, जो दाब है द्रव 1 का वो सीधे समानुपाती होगा किसके? मोल अंश के। इसी प्रकार जो द्रव 2 है उसका जो आंशिक बाष्प दाब है वो समानुपाती होगा मोल अंश यानी x2 के। ठीक है, अब देखते हैं ये समानुपाती है, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम रख देते हैं P1 नॉट और P2 नॉट। द्रव 1 के लिए हो जाएगा आपका P1 बराबर हो जाएगा P1 नॉट x1 और द्रव 2 के लिए हो जाएगा P2 बराबर हो जाएगा P2 नॉट x2। ये जो है वो आपका कांस्टेंट वैल्यू आ गई है समानुपाती की जगह पे।
तो P1 द्रव 1 के लिए दाब हो गया और P2 जो है वो द्रव 2 के लिए हो गया। अब एक ऐसी राउल्ट ने बताया ही ये था कि दो बाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी अवयव का जो आंशिक बाष्पदाब होता है वो सीधे मोल अंश पर डिपेंड करता है। इसमें दोनों द्रव हैं, ये बाष्पशील द्रव हैं और इस बाष्पशील द्रव के विलयन में जो आपका आंशिक बाष्पदाब होगा वो सीधे सीधे डिपेंड करेगा मोल अंश पर। किस पर डिपेंड करेगा? मोल अंश पर। और दोनों के दोनों जो आपके द्रव हैं वो बाष्पशील होने चाहिए। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं कि इस विलयन का कुल का दाब कितना होगा। तो उसके लिए देखते हैं हम, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं विलयन का कुल बाष्पदाब कैसे निकालेंगे। तो कुल बाष्पदाब को हम मान लेते हैं Pt, तो सीधे दोनों को जोड़ देंगे, फार्मूला हो जाएगा P1 और प्लस का P2। क्या फार्मूला बनेगा हमारा? P1 प्लस का P2, P टोटल बराबर, तो यहाँ देखें Pt बराबर P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू यहाँ लगा देंगे हम। P1 बराबर हो जाएगा P1 नॉट x1 प्लस P2 बराबर हो जाएगा P2 नॉट x2। इन दोनों की वैल्यू लगा दी है, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ और है, किसी विलयन में मोल अंश जो हैं द्रव 1 के x1 और द्रव के 2 के x2 ये हमेशा बराबर आने चाहिए 1 के। यहाँ से अगर x1 की वैल्यू निकालना चाहें वो हो जाएगी x1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस का x2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू लगा देंगे। किसकी वैल्यू लगा देंगे? x1 की। यहाँ हो जाएगा P1 नॉट बराबर हो जाएगा Pt बराबर P1 नॉट और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का x2 और प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो Pt बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा P1 नॉट माइनस का P1 नॉट x2 और प्लस हो जाएगा ये P2 नॉट x2। अब हम देखेंगे इसकी तरह Pt बराबर P1 प्लस का P2 होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें हमको कॉमन मिल जाएगा तो P1 नॉट प्लस x2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा P2 नॉट माइनस का P1 नॉट। तो इस तरीके से हम कुल दाब निकाल लेते हैं कि विलयन पर कुल दाब कितना लगेगा। और हम इस तरीके से राउल्ट के नियम को समझ लेते हैं। एक बार फिर से प्रयास करेंगे। शुद्ध द्रव 1 है, उसका जो बाष्पदाब है वो P1 नॉट है, द्रव 2 है उसका बाष्पदाब है वो P2 नॉट है। दोनों को मिला दिया, विलयन बन गया जिसमें द्रव 1 भी है द्रव 2 भी है। इनका जो विलयन में आंशिक बाष्पदाब होगा वो होगा द्रव 1 के लिए P1 और द्रव 2 के लिए होगा P2। राउल्ट ने बताया था कि सीधे सीधे बाष्पदाब किसी एक के लिए निकालेंगे तो वो डिपेंड करेगा उस द्रव के मोल अंश पर। तो राउल्ट ने कहा था कि निश्चित ताप पर बाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी अवयव का जो आंशिक बाष्पदाब होता है वो उस विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है, ऐसा राउल्ट ने बताया था। तो इस तरीके से P1 द्रव 1 के लिए P1 जो दाब है वो समानुपाती हो जाएगा x1 के और P2 समानुपाती हो जाएगा x2 के। अब यहाँ पर समानुपाती का मार्क हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, जिसकी जगह पे हमने द्रव 1 के लिए कांस्टेंट वैल्यू P1 नॉट और द्रव 2 के लिए P2 नॉट को पुट कर दिया है। तो P1 बराबर हो जाएगा P1 नॉट x1, P2 बराबर हो जाएगा P2 नॉट x2। अब इसका कुल दाब निकालेंगे तो फार्मूला होता है Pt बराबर P1 प्लस का P2। यहाँ पर P1 की वैल्यू लगा दी है यहाँ से उठा के और P2 की वैल्यू लगा दी है। P1 नॉट है, यहाँ पर x1 की वैल्यू हम x1 प्लस x2 से निकाल लेंगे, 1 माइनस x2 हो जाएगी, उसको रख दिया है। फिर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, कॉमन लेने के बाद इस तरीके से हम कुल दाब निकाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।